हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस पे। आइए देखते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के 5 ऐसे सवाल जो पिछले 5 साल में पास किए गए कानूनों से रिलेटेड है, लॉज से रिलेटेड है। तो पिछले 5 साल में 30-35 से ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉज पास हुए हैं, लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में समझा जा सकता है। और यह भी मैं एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे प्रीवियसली यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में प्रीलिम्स और कई बार मेंस में भी रिसेंटली पास्ड एक्ट से जुड़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ना होते हुए किसी तरीके से लिंक करके उस पर्टिकुलर कानून के पास होने की प्रोसेस के साथ रिलेटेड होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, Consider the following statements regarding right of children to free and compulsory education act of 2009 RTE Act 2009 से जुड़े ये 3 ऑप्शंस हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं। आपने बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स सही है। बेहतर यह होगा कि आपको यह भी पता हो कौन से स्टेटमेंट सही है, बट आजकल क्योंकि ऑप्शन ऐसे पूछे जा रहे हैं इसलिए आप बताइए इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। तो तरीका प्रीमिक्स में सिंपल रहता है, क्वेश्चन देखें, पॉज करें, उसको अटेम्प्ट करें और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखें, एंड में अपने मार्क्स देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखते हैं कौन सी 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, that no school or person while admitting a child will collect any capitation fee and subject the child or parents to any screening procedure, ये स्टेटमेंट सही है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया था। 86th अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था, तो इसीलिए यह कानून 2009 में आया। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। किसी भी बच्चे से कैपिटेशन फी कलेक्ट करना इन दिस 6 to 14 एज ब्रैकेट इन द गवर्नमेंट स्कूल्स इज नॉट अलाउड, एंड इसी के साथ साथ कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, सबको इसमें एजुकेशन मिलनी है। सेकंड, एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनानी चाहिए जिसमें 50% विमेन होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इस कानून का सेक्शन नंबर 15 ये कहता है, 21 ये कहता है सॉरी, कि हर स्कूल के अंदर एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी जिसमें लोकल बॉडीज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, पेरेंट्स और गार्डियंस होंगे और बच्चे, टीचर्स भी होंगे, बच्चे नहीं होंगे। 75% या 3/4 जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर होंगे वो या तो पेरेंट या गार्डियंस होंगे, और आधे 50% इसमें महिलाएं या वुमेन होनी चाहिए। सो दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट दोस्तों इनकरेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट क्या थी? इट वॉज अमेंडेड इन 2019 एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि 5 सालों में जो चेंजेस हुए हैं उससे सवाल पूछूंगा, है ना। तो 2009 तो बहुत साल पहले था, लेकिन 2019 5 साल पहले था, तब इसे अमेंड किया गया था। और यहां लिखा है कि इट वॉज अमेंडेड टू बार एनी चाइल्ड टू बी हेल्ड बैक टिल 8th क्लास बाय स्टेट गवर्नमेंट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट because this is exactly the opposite of what was done. 2019 के अमेंडमेंट तक यह मना किया जाता था कि 5th या 8th स्टैंडर्ड के अंदर आप किसी बच्चे को फेल होने पे उस क्लास में रोक दिया करो। ऐसा कहा जाता था कि आप उसे प्रमोट कर दिया करो। बट 2019 के अमेंडमेंट से यह इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई व्यक्ति फेल होता है 5th क्लास में और 8th क्लास में, और उसका री एग्जामिनेशन करवाने के बाद भी वो फेल होता है, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट डिटेन कर सकती है, या स्टेट्स अपने अपने स्कूल्स के अंदर डिटेन करवा सकती है और रिपीट करवा सकती है क्लास। दिस इज वाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या है? 2 स्टेटमेंट्स। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में पास हुआ था, सबको पता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज देख लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है दीज आर आल्सो इंडिकेशंस कि कौन से एक्ट्स आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, बेसिकली आपको व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू शुड हैव। नाउ 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, है ना। पॉज कर लिया होगा लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट्स निकाल ली होंगी, ऐसा मत करना। चलिए बताइए व्हाट इज द आंसर। तो सही जवाब दोस्तों है 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखते हैं कौन सी। सबसे पहली, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया। दिस इज इनकरेक्ट। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भारत से बाहर किसी पर्सनल डेटा की अगर प्रोसेसिंग होती है उससे भी डील करता है।
अगर वो डेटा इंडियन सिटीजन्स के लिए या इंडियन रेजिडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है, स्ट्रीमिंग सर्विस है नेटफ्लिक्स, और वो आपका पर्सनल डेटा लेती है और पर्सनल डेटा लेने के बाद वो उसे प्रोसेस करती है आपके पर्पस के लिए, तो इट विल कवर दैट टाइप ऑफ डेटा। जो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये इस तरीके के डेटा को कवर करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, इट प्रोहिबिट्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया, इनकरेक्ट है। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा हो सकता है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो कह सकता है कि नहीं, ये 10 कंट्रीज हैं या ये 5 कंट्रीज हैं, ये डेंजरस ज्यूरिसडिक्शन है, यहां पे डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, यहां पे डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Third statement, personal data processing by state has been given several exemptions. Yes, and this is actually a concern with this particular bill. Or this particular act. So this has become an act, this has got the assent of the president as well. और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर यह कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज को इस एक्ट की एप्लीकेशन से एग्जेम्प्ट कर सकती है। सो बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डेटा फिडुशरीज, यानी कि जो लोग आपका डेटा हैंडल करते हैं, और डेटा प्रिंसिपल, यानी कि आप लोग जिनका डेटा कंपनीज के पास जाता है, इनके ऊपर कुछ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में उसे डिस्कस करना मेरे लिए करेक्ट नहीं होगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इफ यू वांट कि अगर उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए, मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। खैर, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ एग्जेम्पशंस है। एक एग्जेम्पशन है कि अगर गवर्नमेंट एंटिटीज डेटा प्रोसेस करती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, तो इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट अपने आप को यहां एग्जेम्प्ट कर रही है, और कई लोगों का यह मानना है कि दिस विल और दिस कुड लीड टू सर्वेलेंस बाय द गवर्नमेंट। खैर, ये तो मेंस की बात हो गई, लेकिन आपको स्टेटमेंट तो पता लग गई कि कौन सी गलत है कौन सी सही। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब समझते हो ना, जो कानून बनाने के बाद बनाई जाती है। सो देयर इज अ लॉ दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इन दैट लॉ द बॉडी इज फॉर्म्ड। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है? 1, 2, 3 या कोई भी नहीं? तो सही जवाब है 3 स्टैट्यूटरी बॉडी है जी। क्या इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा स्टैट्यूटरी बॉडी है? यस। साल 2020 के अंदर आप लोगों के फेवरेट शहर, आजकल के फेवरेट शहर जामनगर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा को एस्टैब्लिश किया गया इन बाय पासिंग एन एक्ट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन आयुर्वेदा एक्ट ऑफ 2020। 3 एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करके इसे जामनगर के अंदर एस्टैब्लिश किया गया। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या स्टैट्यूटरी संस्था है। सेकंड, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये भी एक स्टैट्यूटरी संस्था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नरेश चंद्र कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बनी इस एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी का स्थापना हुआ था 2009 में, और एक्ट पास किया गया था 2008 में। सो इट्स पर्पस, मेन पर्पस इज टू डिटरमिन द टैरिफ फॉर डिफरेंट एरोनॉटिकल सर्विसेज। मेजर एयरपोर्ट्स के ऊपर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्या टैरिफ्स चार्ज की जाएंगी, उसको ये देखता है। अब मैंने ये क्यों पूछा है, आप बोलोगे कि सर 5 साल पुराना तो नहीं है, ये तो बहुत साल पुराना एक्ट है। अरे 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था। अब 2019 में क्या अमेंडमेंट हुआ था कि जो मेजर एयरपोर्ट्स की परिभाषा है वो बदल दी गई थी। मेजर एयरपोर्ट्स का जो सीलिंग है, मतलब मेजर एयरपोर्ट्स किस एयरपोर्ट को बुलाया जाएगा, उसका जो पैरामीटर है उसे इंक्रीज कर दिया गया था। और इंक्रीज क्या था? 35 लाख पैसेंजर्स। सो 35 लाख पैसेंजर से ज्यादा जिस एयरपोर्ट पे आते हैं उसे मेजर एयरपोर्ट बताया गया था। तो बेसिकली एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अब कम एयरपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ डिसाइड करती है, क्योंकि आप अगर पैरामीटर को इंक्रीज कर देते हो तो कम एयरपोर्ट्स उसके अंदर आएंगे। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या बाल की खाल उखाड़ रहे हो, है ना। ये अमेंडमेंट हुआ 2019 में, छोटा सा अमेंडमेंट है, और फिर 2008 में एक्ट था। यूपीएससी ऐसे थोड़ी पूछेगा, पूछता है। यूपीएससी ने
अप्रैल 2023 के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर मेंस में सवाल पूछा। कंपटीशन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट या कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट अप्रैल 2023 में पास हुआ और सितंबर 2023 में हुए मेंस के अंदर उन्होंने कंपटीशन कमीशन के ऊपर सवाल पूछा। तो सवाल पूछने के चांसेस खास तौर पे तब बढ़ जाते हैं जब कोई पर्टिकुलर एक्ट पास हुआ होता है। खैर वापस आते हैं, जस्टिफाई बहुत हो गया। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सीबीआई वाज फाउंड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बट सीबीआई फॉलोज all the powers or CBI has all the powers from Delhi Special Police Establishment Act of 1946. And last but not the least, Coconut Development Board. Coconut Development Board 78 के Coconut Development Act के बाद बनाया गया। इसकी स्थापना 1981 में हुई और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर काम करता है। इसके हेडक्वार्टर्स कोची में है, कोची केरला के अंदर। सो इट इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, ये भी पिछले 5 सालों में पास किए गए कुछ एक्ट्स में से सवाल है। बताइए जी, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। और इनसे जुड़ा रिसेंट भी कुछ चेंजेस हुए हैं, रिसेंट टाइम्स में भी दे हैव बीन इन न्यूज। चलिए, तो इससे पहले मैं इसका आंसर बताऊं, मैं एक रिमाइंडर दे देता हूं क्योंकि थोड़ा सा सेल्फिश रीजन है। 10 मार्च को संडे को मैं आपके सामने मैराथन लेके आ रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। साल 2011 से लेके 23 के बीच में जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हुए थे मैं डिस्कस करूंगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, और मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को, कौन से टॉपिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक्स में रिपीटेड थीम्स अलग अलग तरीके से फॉर्म्स में पूछी जा सकती हैं, और कौन सी नई चीजों पे आपने फोकस करना है साल 2024 के लिए। इन सब के लिए संडे सुबह 11 बजे 10 मार्च को मेरे साथ जुड़ जाइएगा इसी YouTube चैनल पे। तो चलिए, आंसर है 2 ओनली। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब देखिए ये विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स पूछा है, ठीक है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये नहीं, स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 ये बताना है, ठीक है। तो ऐसा समझिए, तो स्टेटमेंट नंबर 1, अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अपर लिमिट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 24 वीक्स फॉर ऑल वुमेन। वैसे यहां पे 1971 होना चाहिए क्योंकि 21 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट एक्ट के अंदर है ना, या तो यहां पे अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए था, अमेंडमेंट एक्ट लिखा होना चाहिए था, नॉट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। चलिए, अपर लिमिट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 24 वीक्स फॉर ऑल वुमेन। नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा क्यों इनकरेक्ट है, लेकिन पहले ये सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट परमिट्स ओनली मैरिड कपल्स और अ विडो और अ डिवोर्सी between the age of 35 to 45 to have children to surrogacy. This is correct, and this has been a bone of contention, this has been a topic that is being discussed, that single women are deprived the right of surrogacy births, and this is a petition that is still pending with the Supreme Court. हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पे सून जजमेंट दे। खैर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में जो जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है जिसमें अबॉर्शन कराया जा सकता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया था। तो पहले क्या था, 20 हफ्ते के ऊपर प्रेगनेंसी टर्मिनेट बिल्कुल नहीं करने दी जाती थी, नॉट अलाउड। लेकिन कुछ कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए, सम कैटेगरी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 20 से 24 हफ्ते के ड्यूरेशन के बीच में भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ की गई। और कुछ केसेस में अगर सब्सटैंशियल फीटल अबनॉर्मैलिटी नजर आती है, मेडिकल बोर्ड की सहायता से 24 हफ्ते से बाद भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा लगे कि फीटल अबनॉर्मैलिटी हो सकती है तो 24 हफ्ते के बियॉन्ड भी टर्मिनेशन करवाया जा सकता है, ठीक है। सो इसमें भी कहा गया था कि अगर 20 हफ्ते के अंदर अंदर टर्मिनेशन करना है प्रेगनेंसी का तो एक डॉक्टर की एडवाइस ही काफी है। लेकिन अगर 20 से 24 हफ्ते के बीच में अगर आपने टर्मिनेट करना है तो 2 डॉक्टर्स की एडवाइस चाहिए, वो भी सभी कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक केसेस लाइक रेप सर्वाइवर्स, ठीक है, या जिनका जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेल हुआ, ये सारी चीजों के लिए ये अलाउ किया गया। खैर, सरोगेसी से जुड़ा जो कानून है, वो जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। 35 से 45 साल की उम्र की महिलाएं जो या तो शादीशुदा हैं या
जो विडो हैं या डिवोर्सी हैं सिर्फ उन्हें ही सरोगेसी के थ्रू चिल्ड्रन अलाउड है, जबकि सिंगल नेवर मैरिड वुमेन के लिए अलाउड नहीं है। रिसेंटली सरोगेसी रूल्स में एक चेंज भी आया था। सरोगेसी रूल्स में कहा गया था कि पहले दोनों जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स मतलब वो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं फीमेल और मेल से आते हैं, दोनों ही हस्बैंड और वाइफ यानी कि दो पार्टनर्स जो सरोगेसी के लिए जा रहे हैं। सरोगेसी बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी महिला की वूम्ब के अंदर जो है बच्चे को जेस्टेशन पीरियड के लिए वहां पे रखते हो और उसकी बाद जो है बर्थ के बाद आप उस बच्चे को अपने आपका ही बच्चा होगा वो। तो सरोगेसी वाज फर्स्ट अलाउड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय द इंटेंडिंग कपल। जिस कपल को बच्चा चाहिए उनके ही गैमेट्स यहां पे यूज हो सकते थे। बट इसमें चेंज लाया गया और यह कहा गया कि डोनर गैमेट्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। डोनर गैमेट्स का भी इस्तेमाल हो सकता है स्पेसिफिकली तब जब फीमेल की मेडिकल कंडीशंस ऐसी हो जब वो एग्स प्रोड्यूस ना कर सके। खैर, surrogacy, medical termination of pregnancy, these acts or these issues are social issues and it is very important that you are very well aware of them, not only for a prelims exam but for mains as well. Last question है, इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बस। 4 स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दो फटाफट से। चलिए, तो कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ए बी सी डी। ए गलत नहीं है, सही है। ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है। इट एस्टैब्लिशेस नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। नहीं भाई, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च तो गोवा में, वास्को में बहुत सालों से इट हैज बीन प्रेवलेंट बिफोर हैंड ओनली। और वो सिर्फ एंटार्क्टिक ही नहीं बल्कि आर्कटिक के भी कंसर्न्स देखता है। एनीवेज, तो इस पर्टिकुलर इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट के अंदर क्या प्रावधान थे? बेसिकली अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई वेसल एंटार्क्टिका जाना चाहता है तो अब उसे परमिट लेना पड़ेगा एक सेंट्रल कमिटी के थ्रू, और वो सेंट्रल कमिटी के जो कॉम्पोजिशन होगा, द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट सेंट्रल कमिटी विल इंक्लूड द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एज द चेयरमैन। तो कमिटी ऑन एंटार्क्टिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बनाई जाएगी, जिसके चेयरमैन होंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है। किसी भी एक्सपेडिशन परमिट को तभी जाने दिया जाएगा अगर वो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बताए, तभी उसको अलाउ किया जाएगा। थर्डली, एंटार्क्टिका में अगर किसी तरीके का कांड करके आ जाते हो आप, और आप इंडियन वेसल हो, इंडियन रजिस्टर्ड वेसल हो या इंडिविजुअल हो, तो आपको सजा होगी। जैसे अगर आपने एंटार्क्टिका में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया तो आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। अगर आपने माइनिंग कर दी एंटार्क्टिका में तो आपको 10 लाख से 20 लाख का फाइन और 7 साल की सजा हो सकती है। ये क्यों सजा दी जा रही है? क्योंकि एंटार्क्टिका के रिलेटेड इंडिया ने कई सारे कन्वेंशंस और ट्रीटीज साइन किए। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इंडिया ने कौन सा कन्वेंशन एंटार्क्टिक के कॉन्टेक्स्ट में साइन किया इंटरनेशनल लेवल पे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और हमारा बैच 2 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो 2025 के सभी कोर्सेज पे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करें। और आज के लिए 5 क्वेश्चन से जो सीख मिली वो आपकी मदद करते जाए, यही मेरी दुआ है। धन्यवाद।